प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप शनिवार है, आज बजरंगबली का दिन है, संकट मोचन का दिन है, 19 अप्रैल। तो आज आपको हम पूर्व में पढ़ा चुके हैं प्री हिस्ट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के तहत स्टोन एज और कॉपर एज को विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री के तहत इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विश्व की अद्वितीय सभ्यता है उसको भी मैं कई वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं। इसके बाद वैदिक पीरियड में ऋग्वेदिक काल, वेद की संख्या 4 है जिसकी भाषा संस्कृत है और वेद शब्द से वेद बना है। तो वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है जो 1500 से जो है 1000 बीसी तक प्रोटो हिस्ट्री के तहत हम उसको पढ़ाए हैं। और ऋग्वेदिक काल की पूरी सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस ये सभी को हम विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आज संकट मोचन के दिन, हनुमान जी के दिन, प्रोटो हिस्ट्री के तहत हम उत्तर वैदिक काल को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए, उत्तर वैदिक प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया, प्रोटो हिस्ट्री उत्तर वैदिक काल। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, वैदिक काल 2 हैं, एक ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में सिर्फ हम ऋग्वेद की वो पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल में हम जो 3 वेद बच जाता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्णयक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, ये सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। अब बात होती है कि जो मध्य एशिया से पशु को चराते हुए हमारे आए अफगानिस्तान होते हुए पंजाब, तो ऋग्वेदिक काल में पंजाब और उसकी सहायक नदी और अफगानिस्तान और उसकी सहायक नदी किनारे ही बस गए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह अपना विस्तार उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी क्षेत्रों में करने लगा और यह बिहार तक इसकी सीमा आ गई थी उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग का। अब बात होती है कि यही गंगा घाटी क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल में हमारा जो भारत का सबसे प्राचीन सिक्का है, जिसे आहत सिक्का कहते हैं, उत्तर वैदिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई। नंबर 1 बात। दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी क्षेत्र में ही लोहा का खोज हुआ और उस लोहा के उत्पादन के कारण हमारी जुताई ज्यादा हुई, उत्पादन ज्यादा हुआ, जमीन के अंदर ज्यादा गहराई तक जुताई हुई और उत्पादन जब ज्यादा हुआ तो वह अधिकांश अनाज उत्पादन करने लगे और अनाज को बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। तो डेट्स ऑल, यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में दूसरी शहरीकरण शुरू हो गई। पहली शहरीकरण इंडस वैली में हुई और दूसरी शहरीकरण फिर बसना शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल में। अब आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है, जिसे कुल कहते हैं, और परिवार को मिलकर कई गांव ग्राम बन रहे हैं और कई गांव को मिलाकर जिला विश्व बन रहे हैं और कई विश्व को मिलकर जन बन रहे हैं। तो ऋग्वेदिक काल की जो सबसे छोटी इकाई है वो कुल है, ग्राम है, विश्व है, जन है। तो ऋग्वेदिक काल की जो मैक्सिमम इकाई जन है, तो ऋग्वेदिक काल में जनपद नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद हो गए और ये जनपद आके जलकर 16 महाजनपद हो गए। डेट्स ऑल। तो कुल से शुरू हुआ हमारा सफर ऋग्वेदिक काल में, जो 16 महाजनपद इंडिया में हो गया, 16 शहर हो गए और उस शहर में आगे चलकर जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, मगध थे, कौशल थे, वत्स थे, अवंती थे, उसके लिए सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और मगध उसमें विजय हुआ और मगध से भारत में सत्ता की स्थापना हुई। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि छोटे छोटे जन मिलकर जनपद हो गए। छोटे छोटे जन मिलकर क्या हो गए? जनपद। और इसको मैं उदाहरण देकर समझाता हूं कि भारत में जो पुरु और भरत जन थे, यह मिलकर हो गए कुरु। फिर सुनिएगा, पुरु और भरत मिलकर क्या हो गए? कुरु हो गए। और दिल्ली के आसपास जो अभी ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को कुरु प्रदेश कहा गया और कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, जो अभी दिल्ली हुआ करता है। और इसी कुरु में जो कौरव और पांडव हुए कुरु जनपद से, और कुरु और कौरव और पांडव के बीच
महाभारत का युद्ध जो है 950 बीसी में दिखाया गया है, उत्तर वैदिक काल में। तो आप देख रहे हैं कि पुरु और भरत मिलकर कुरु हो गए, जो अभी हस्तिनापुर है, जो हस्तिनापुर उस समय थे और अभी दिल्ली कहा जाता है। और इसी कुरु से कौरव और पांडव हुए और कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुई उत्तर वैदिक काल में। अब जो है तुर्बुस और किरवी मिलकर पंचाल हो गए। तो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है, उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या का प्राचीन नाम सांकेत है, जहां सरयू नदी बहती है। तो पंचाल में फर्रुखाबाद, फैजाबाद अभी वर्तमान में पड़ते हैं यूपी में। तो उत्तर वैदिक काल में जो पंचाल है उत्तर प्रदेश में, इसका विस्तार को दिखा रहा है, कौशल को। अयोध्या यूपी में है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये काशी तक बढ़ गए और बिहार की सीमा तक पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल जैसे महाजनपद हो गए। और कुरु पंचाल को मैं विस्तृत एकदम पूरा डिटेल को तोड़ दिया, कुरु है क्या। पर जो है पुरु और भरत जो है, भारत का सबसे पहला जन है भरत, जिसके नाम पर यह भारतवर्ष है। और यही कुरु और जो है, जो मिलकर भरत मिलकर आपको हो गए हस्तिनापुर, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर है। और कुरु से कौरव और पांडव हुए। अब ये तुर्बुस और किरवी मिलकर पंचाल हो गए, जो अयोध्या है, जहां राम की नगरी है, जहां सरयू नदी बहती है, ये पंचाल हो गए। तो कुरु पंचाल ऐसे जनपद उत्तर वैदिक काल में आए। और उत्तर वैदिक काल में मैं ये बता दूं कि अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं उसमें इंपॉर्टेंस जो पहला टॉपिक्स में शुरू कर रहा हूं, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड इन इंडिया। तो पॉलिटिकल लाइफ, तो आप देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में राजा नहीं है। ऋग्वेदिक काल में सिर्फ कबीले के सरदार हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा हो गए। हमारा उत्तर वैदिक काल में ही राजतंत्र हो गया। और राजतंत्र के जो सबसे प्रमुख मुखिया थे वो राजा हो गए। तो राजा की शक्ति में उत्तर वैदिक काल में बेतहासा वृद्धि हुई। और उत्तर वैदिक काल के राजा अपने आप को सर्वशक्तिमान कहने लगे, वो परमेश्वर कहने लगे, ब्रह्मभट्टारक कहने लगे, महाराजा धीराज कहने लगे। तब जैसे राजा की शक्ति में वृद्धि उत्तर वैदिक काल में ही हुई और उत्तर वैदिक काल में ही जनपद हुए, उत्तर वैदिक काल में ही देश और राष्ट्र हुआ। और उत्तर वैदिक काल में जब राजा की शक्ति बढ़ी तो हमारी पुरोहित की भी शक्ति बढ़ी। और यही कारण है कि ऋग्वेदिक काल में जहां 7 पुरोहित थे, उत्तर वैदिक काल में से संख्या बढ़कर 17 हो गई। यानी उत्तर वैदिक काल में राजा के बाद जो सर्वशक्तिमान लोग हैं वो पुरोहित है। और पुरोहित का काम क्या होता था? यज्ञ करवाना। हमारे अधिकांश यज्ञ जो है यजुर्वेद को समर्पित है। हमारे 33 प्रकार के यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है, जो उत्तर वैदिक काल में है। और इस यज्ञ का आयोजन कौन करेगा? पुरोहित करेगा। और यही कारण है कि ऋग्वेदिक काल की तुलना में जो है, ऋग्वेदिक काल में जहां 7 पुरोहित हैं, उत्तर वैदिक काल में 17 पुरोहित हो गए। दैट्स ऑल। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में राजा सर्वशक्तिमान है, राज देश आ गए, राष्ट्र आ गए। उत्तर वैदिक काल के राजा ब्रह्मभट्टारक हैं, परमेश्वर हैं, महाराजा धीराज हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। वो मनुष्य और ईश्वर के बीच की अपनी को करीब मानने हैं राजा। और इस शक्ति को, उसकी शक्ति को बढ़ा कौन रहा है? पुरोहित। और उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, पुरोहित की संख्या में 17 पुरोहित हो गए। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पुरोहित है वो यज्ञ करवा रहा है। सबसे पहले अग्नियोष्ट यज्ञ होता था, जिसमें यज्ञ की आहुति दी जाती थी। और इस यज्ञ के माध्यम से समूचे वातावरण में भौतिक संपदा को प्रसन्न किया जाता था, काफी वातावरण को स्वच्छ किया जाता था। पहले वातावरण अगर दूषित होगा, उस दूषित वातावरण में न राजा अपने काम को सही कर पाएंगे, न पुरोहित कर पाएगा, न मंत्री कर पाएंगे, न एक जनता अपनी कर्तव्य को निभा पाएगा। इसलिए वातावरण को शुद्ध करना है, अग्नि के माध्यम से शुद्ध करना है। इसलिए अग्नि की आहुति होती थी, उसमें अग्नियोष्ठ यज्ञ होता था। दैट्स ऑल, पहली यज्ञ। दूसरी यज्ञ, जो राजा प्रजा के सामने अपना राज्याभिषेक कराता था पुरोहित के माध्यम से। तो जनता हमेशा घंटों खड़ी रहती थी, हजारों जनता खड़ी रहती थी। और उसी के समय राजा अपना राज्याभिषेक करेगा। तो जनता की मनोरंजन के लिए वाजपेयी यज्ञ होता था, जिसमें रथ दौड़ होते थे। और उस वाजपेयी यज्ञ के द्वारा
राजा की मानसिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती थी और जनता का मनोरंजन होता था वाजपेयी यज्ञ में, उसमें रथ दौड़ होता। तो एक बगल वाजपेयी यज्ञ हो रहे हैं और दूसरी बगल राजा का राज्याभिषेक के लिए राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, और ये राष्ट्रीय यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी आया है, और सबसे बड़ा ब्राह्मण शतपथ है जो यजुर्वेद के ही भाग हैं। अब शतपथ ब्राह्मण में राजा राज्याभिषेक करवा रहा है। अब उस राज्याभिषेक में इंडिया के टोटल 17 जल का प्रयोग हो रहा है। तो राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा राजा को दिव्य शक्ति मिलती थी पुरोहित के माध्यम से, और उसको एक सोने के मुकुट को पहनाकर उसमें 17 छिद्र होते थे और उसमें 17 जो बहुमूल्य रत्न होते थे वो जड़ित होते थे, जो पुरोहित के द्वारा उसे मुकुट पहनाया जाता था। और 17 प्रकार के जल से जो है राजा को शुद्ध करते थे पुरोहित, और उसको दिव्य शक्ति मिलती थी राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा पुरोहित के माध्यम से। इसके बाद जब राजा गद्दी पर बैठ जाते थे तो एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना और अपनी साम्राज्य का विस्तार करना। इसलिए साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें घोड़े छोड़े जाते थे, और जहां जहां घोड़ा चला जाता था, अगर बीच में कोई घोड़ा को छेड़ दिया जाता था, रोक देता था, उससे युद्ध हो जाता था, और वहां तक के क्षेत्र को साम्राज्य में मिला लिया जाता था अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। तो साम्राज्य का विस्तार का प्रतीक है अश्वमेध यज्ञ। और जब घोड़ा वहां से लौटता था तो उस घोड़ा की बलि दी जाती थी। तो मैं बता रहा हूं राजनीतिक शिकंजा उत्तर वैदिक काल में क्या क्या है। इसके बाद ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल, चूंकि राजा की शक्ति में जब वृद्धि हुई, साम्राज्य जब बड़ा हो गया, तो पुरोहित की संख्या जब बढ़ेगी तो हमारा मंत्री का भी संख्या बढ़ेगा। ऋग्वेदिक काल में 9 मंत्री हैं और उत्तर वैदिक काल में 12 मंत्री हो गए, और मंत्री को हम लोग रत्नी कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के बाद पुरोहित सर्वशक्तिमान है, और उत्तर वैदिक काल में चूंकि साम्राज्य विस्तार हो गया, जनता में हमेशा सुख समृद्धि के लिए राजस्व जरूरी है, धन कोष जरूरी है, और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल के राजा नियमित कर वसूल करने लगे, भूमि कर। और उस भूमि कर को उत्तर वैदिक काल में बलि कर कहा गया, भाग कर कहा गया, शुल्क कर कहा गया। जो 1/16वां भाग होता था, भूमि का 1/16वां भाग होता था बलि। तो निश्चित तौर पर उत्तर वैदिक काल में जो है अस्थाई कर व्यवस्था हो गए, जिसको भाग, बलि और शुल्क के नाम से जाना गया। और कर वसूल करने के लिए एक नई मंत्री स्थापना किया गया, उसका नाम है भागदूत। तो क्या नाम है? भागदूत। और उस समय जो कर वसूल करके धन इकट्ठा होते थे, चूंकि उस समय सिक्का हो गए थे, इसलिए उस समय ट्रेजरी होता था, कोषागार होता था, उसको कोषागार को सन्निधाता कहा जाता था। प्रतिहार द्वारपाल को कहते थे। पालागल जो है आदेश एक स्थान से दूसरा स्थान संचार करता था। गोभी करता जंगल विभाग के अधिकारी थे। तो विभिन्न प्रकार के रत्नी का जिक्र मैं कर रहा हूं। तो उत्तर वैदिक काल में जो मंत्री की संख्या बढ़ गई और मंत्री को रत्नी कहते थे, उस रत्नी में राजा के अलावा पुरोहित, ग्रामणी, द्वारपाल, पलागल, भागदूत, है ना, सन्निधाता, गोभी करता, ये तमाम सारे का जिक्र हुआ है, जो मैं वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको रख दिया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो हमारा सभा और समिति, वो सिर्फ एक परामर्शदायी संस्था बन गई, जबकि ऋग्वेदिक काल में सभा और जो समिति है वो सर्वशक्तिमान है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। यहां से भी क्वेश्चन कई राज्य यूपीएससी में किए हैं। तो मैं निश्चित तौर पर उत्तर वैदिक काल की पॉलिटिकल स्थिति को बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ आज प्रस्तुत किया हूं। भारत के हर पीसीएस में, खासकर यूपीएससी में, आपको मेंस पूरा क्लियर हो जाएगा, और इसमें कोई प्रकार की डाउट नहीं है। जो इसमें किसी से क्वेश्चन बिल्कुल इसी से आएंगे। तो आप निश्चित तौर पर इसका पूरा भरपूर लाभ लीजिए। वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा फैक्ट को बार बार देखिए, हर बिंदु आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं पॉलिटिकल लैब को लेकर आज पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया। इसके बाद आगे बहुत सारी सोशल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिकल है, उत्तर वैदिक काल को मैं वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। और मुझे आशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए, क्योंकि आप एक बात को निश्चित तौर पर समझ लीजिए, मेरे वीडियो जो भी लोग देख रहे होंगे हिंदुस्तान में, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। जीवन में रटना बहुत ही
दुर्लभ बहुत बेकार चीज है जिससे आप कामयाबी नहीं ले सकते। बिल्कुल हर विषय को 95-99% कवर किया जा सकता है कॉन्सेप्ट के साथ, और मैं निश्चित तौर पर कर रहा हूं कि यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है। आप वीडियो से लाभ लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को और वीडियो को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।